नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो क्लास नंबर 36 के अंतर्गत इससे पहले हमने प्रश्नों को प्रैक्टिस की थी, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसी के साइड में बटन पिछले वाली क्लास आपको मिल जाएगी। आज हम क्लास नंबर 37 के अंतर्गत जो प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें पार्ट नंबर 3 के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, रोग, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। और ये सभी जो आपने टॉपिक देखे ये सब इसी चैप्टर के अंतर्गत आते हैं, जो व्हाइट कलर से आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इससे पहले की सारी चीजें ऑलरेडी देख चुके हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से टोटल 20 प्रश्न देखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत आपको बताना है नहीं है। आलू, अनाज, दूध, मुर्गा। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करें तो मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट अगर रासायनिक दृष्टि से आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं तीन चीजें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनसे बने पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये अगर आप बेसिक तरीके से समझाना चाहें तो बता सकते हैं, पर अगर रासायनिक दृष्टि से तो वे पदार्थ जो जल अपघटन के द्वारा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन जो है वो बनाते हैं, वो आपके कहलाते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार से आप रासायनिक दृष्टि से भी बता सकते हैं। अगर बात करें 1 ग्राम जो है उसमें कार्बोहाइड्रेट की अगर वैल्यू के अकॉर्डिंग तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से? तो 4 कैलोरी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। ये जो वैल्यू है इस पर बेस्ड कभी कभार न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं, तो वो आपको वैल्यू पता होना चाहिए। और डायरेक्ट भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के अगर स्रोत की बात करें तो जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो आलू, अनाज, दूध या मुर्गा। इनमें से चारों में से ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो मुर्गा लिखा हुआ है ये जो है वो स्रोत बिल्कुल भी नहीं है। बाकी होता है जिसमें है उसमें आपका आलू हो गया, अनाज हो गया, फल हो गया। फल में भी जैसे केला, आम, इस प्रकार से। अनाज में भी अगर आप देखें तो जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया। इस प्रकार के जो है सभी आपके अनाज जो है इसी में जो है वो आ जाते हैं। और आपका जो शर्करा है वो भी जो है वो अगर ऑप्शन में देखने को मिले तो याद रखिएगा, शर्करा में जैसे शहद हो गया, गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, जैम हो गया, ये सभी भी जो है वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत में जो है वो आते हैं। तो ओवरऑल अगर आंसर की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं पूछा गया था, तो डी वाला यहाँ पर जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है। बाकी सभी जो है वो हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हैजा रोग है ये किससे होता है, यानी कि जीवाणु, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ। आपको रटा होना चाहिए कि ये जीवाणु से होने वाले जो रोग हैं उसके अंतर्गत जो है वो आता है। अब इस जीवाणु का नाम क्या है? तो इस जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलरी। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो विब्रियो कॉलरी जो है, जीव नामक जो जीवाणु है, उससे जो है आपका जो हैजा रोग है वो होता है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है हमने इससे पहले देखा था कि दूषित जल से होने वाले रोग, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था, उसमें ही इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अगर बात करें जो प्रश्न पूछा गया है कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका आंत जो है वो प्रभावित होता है। आंत में भी कौन सी? तो छोटी आंत जो है वो प्रभावित बेसिकली होती है। छोटी आंत, बड़ी आंत अलग अलग होती है। जब हमने जो आपका पाचन तंत्र पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि भोजन किस क्रम से चलता है, तो वहां पर आपको बताया था कि पहले छोटी आंत या बड़ी आंत में से किस प्रकार से क्रम से आपका भोजन पाचन के क्रम से होकर गुजरता है। अच्छा, अगर बात करें हैजा रोग जो है इसकी क्या पहचान है, तो दस्त आना जो है ये जो है इसकी पहचान में जो है वो आता है। और जो विब्रियो कॉलरी है किस प्रकार से हमारे शरीर को प्रभावित करता है, तो ये जो है वो एंटेरोटॉक्सिन, कॉलेरा टॉक्सिन जो है उसका उत्पादन जो है वो करता है। आंसर यहाँ पर बी वाला जो है वो आंत जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3 कि मलेरिया से प्रभावित अंग जो है वो कौन सा है। अस्थिमज्जा, तिल्ली और लाल रक्त कोशिकाएं, मस्तिष्क, आंत। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। मलेरिया से प्रभावित अंग जो है वो इनमें से कौन सा है? मैंने बताया कि मलेरिया जो रोग है वो आपका प्लाज्मोडियम
नामक जो परजीवी है, प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी है, और अगर बात करें उसके टाइप की तो प्रोटोजोआ में जो है ये आपका आता है। प्रोटोजोआ भी जो है आपको पता होना चाहिए, प्रोटोजोआ जो है इससे होता है। और प्रभावित अंग की बात करें जो कि प्रश्न में पूछा गया है, तो इसमें आपका तिल्ली और लाल रक्त कोशिकाएं ये जो है वो प्रभावित होती हैं। मच्छर जब आपको जो है वो काटता है तो उस पर जो मच्छर की जो लार होती है उसके साथ ही आपका स्पोरोजोइट के रूप में, किस रूप में, स्पोरोजोइट के रूप में जो प्लाज्मोडियम है ये आपका जो है शरीर में प्रवेश करता है। और इससे आपका बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आरबीसी जो है, लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं ये प्रभावित होती हैं, या आप लाल रक्त कणिकाएं और तिल्ली भी जो है वो याद रख सकते हैं। तो आरबीसी आपका यहाँ पर आंसर सही होगा, बी वाला। अगला देखते हैं चौथा कि इंसुलिन के अतिस्रावण से कौन सा रोग जो है वो होता है। अगर आपके शरीर में जरूरत से ज्यादा जो है वो श्रावण होने लगा है तो उस कंडीशन में अगर आप बोलेंगे कि क्या होता है, आंसर बाद में हम बात करेंगे। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि होता किसके द्वारा है। तो जो अग्नाशय होता है शरीर में, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं इनके ही द्वारा आपका जो इंसुलिन है उसका श्रावण जो है वो किया जाता है। शरीर में जो अग्नाशय की कोशिकाएं हैं इनके द्वारा। अगर कमी हो जाए तो कमी से क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, तो मधुमेह रोग जो है वो देखने को मिलेगा अगर कमी हो जाए। पर प्रश्न में कमी नहीं पूछा गया, प्रश्न में अतिश्रावण पूछा गया है। यानी कि अगर आपको एक रोटी खिलाई जा रही है और एक दिन आपको 10 खिला दी जाए, मतलब क्या है, एक निश्चित मात्रा से अधिक, तो उसको हम उस शब्द के लिए हम अतिश्रावण जो है वो वर्ड यूज करते हैं। तो इंसुलिन की मात्रा अगर एक निश्चित खुराक से अधिक हो जाए तो जो रोग होता है वो आपका होता है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मधुमेह वाला भी आता है, हाइपोग्लाइसीमिया वाला भी आता है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न कि मानव जो प्लीहा है उसको नियंत्रित करने का काम जो है वो कौन करता है। रक्त आयतन, नाड़ी दर, हृदय स्पंदन या फिर हार्मोन उत्सर्जन। तो मानव प्लीहा जो है इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन स्प्लीन। प्लीहा को क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं, SPLEEN, स्प्लीन। तो मानव प्लीहा ये जो है जो पेट का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें स्थित जो लसिका प्रणाली है उसका सबसे बड़ा ऑर्गन के रूप में जाना जाता है। और अगर बात करें कि कार्य क्या है इसका, तो ये जो ब्लड होता है, रक्त होता है, इसके शुद्धिकरण और आपका जो भंडारण है दोनों रूप में जो है वो आपका ये कार्य करता है। तो अगर ऑप्शन में देखेंगे तो रक्त आयतन, नाड़ी दर, हृदय स्पंदन और हार्मोन उत्सर्जन, इस प्रकार से ऑप्शन है। तो यहाँ पर रक्त आयतन जो है आपका सही होगा क्योंकि इसमें आपका शुद्धिकरण और भंडारण दोनों ही चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा अगर प्लीहा जो है उसके मुख्य कार्य की बात करें, इस तरीके से ऑप्शन में अगर आपको देखने को मिले कि रक्त जनित जो सूक्ष्म जीव हैं उनको फंसाकर रक्त को छानने का काम करता है, तो वो भी आपका देखिए बेसिकली तो ब्लड से संबंधित है पर इसमें भी अलग अलग कार्य जो है वो आ जाते हैं। तो शुद्धिकरण का ही दूसरा रूप आपसे रक्त को छानना करके भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। और संक्रमण से लड़ने में भी मदद करता है, जब शुद्ध कर रहा है कोई चीज को तो संक्रमण से लड़ने में भी मदद करेगा। अगला देखते हैं आपका छठा प्रश्न कि मानव प्लीहा, ये वाला हमने देख लिया। सातवां कि यदि माता पिता में रक्त समूह जो है वो A × A है, ये AX नहीं लिखा है, ये इस प्रकार से A × A, तो हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह जो है वो क्या होगा। AB होगा, AB होगा, या फिर OAB कोई भी हो सकता है, या A और O होगा। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी आपको मैंने बताया था ना, जो थ्योरी इससे पहले करा चुके हैं हम, तो उसमें मैंने बताया था। आंसर की बात करते हैं यहाँ पर A और O, ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा। ये A और A का मतलब क्या है कि यदि माता में भी जो ब्लड ग्रुप है वो A है और पिता में भी अगर आपका जो ब्लड ग्रुप है वो A है, तो उस कंडीशन में बच्चों में संभावित जो रक्त समूह है वो आपका A हो सकता है या फिर O हो सकता है। ये चीज यहाँ पर बात की गई है। अगला देखते हैं आपका आठवां कि सीकम पाचन के काम में जो है वो आता है। प्रोटीन के, वसा के, सेलुलोज के या फिर स्टार्च के, कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा।
सीकम जो है किसके पाचन के काम में जो है वो आता है? आंसर की बात करते हैं। ये भी मैंने बताया था ना, सीकम होता कहाँ है? तो सीकम जो छोटी आंत है उसका एक भाग होता है। सीकम जो है वो छोटी आंत का जो है वो भाग होता है। और अगर अगर बात करें तो इसमें सेलुलोज के पाचन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो पाए जाते हैं। और वही चीज यहाँ पर पूछी गई है कि ये जो है सीकम किसके पाचन के काम में आता है, तो सेलुलोज के पाचन के काम में जो है वो आता है। तो सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। उन्होंने बताया कि इसमें सेलुलोज के पाचन करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर बात करें इसके आकार की, तो जो बहुत मनुष्य में काफी छोटा होता है, अवशेषी अंग के रूप में आपका जो है ये पाया जाता है। अगर ऑप्शन में ऐसे आपका आ जाए कि इनमें से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, वहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि अवशेषी अंग के रूप में भी ये पाया जाता है। पर अगर शाकाहारी जो जानवर होते हैं वो तो उसमें सेलुलोज होता है। तो शाकाहारी की अगर बात करें तो उनमें जो है जानवरों में ये पूर्ण विकसित और उपयोगी अंग जो है वो आपका सीकम होता है। तो सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका 9वां प्रश्न कि इनमें से किसकी सहायता से लाल रक्त द्वारा ऑक्सीजन जो है वो ले जाती है? लोहित कोशिकाएं, बिम्बाणु जिसको हम थर्मोसाइट कहते हैं, लसिकाणु जिसको हम लिम्फोसाइट कहते हैं, श्वेताणु जिसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन जो है वो ले जाई जाती है? आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका पहला ही ऑप्शन लोहित कोशिकाएं जो है आपका सही होगा। लोहित कोशिकाएं या लाल रक्त कण कह लीजिए, रेड ब्लड सेल कह लीजिए, इनका जो आकार होता है वो आपका गोल, लंबा और बीच में चपटा होता है। और अगर बात करें एक घन मिलीमीटर में इनकी संख्या की, तो 50 लाख जो है वो आपकी होती है। कार्य क्या होता है इनका? तो इनका जो कार्य होता है वो फुफ्फुस से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर के जो विभिन्न अवयव हैं इनको जो है वो देना। तो आंसर यहाँ पर लोहित कोशिकाएं जो है वो सही हो जाएंगी, जो आप कहेंगे कि इन्हीं की सहायता से जो रक्त है उसके द्वारा ऑक्सीजन जो है वो ले जाया जाता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी सभी लोग अवश्य जो है वो करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो बताइए मनुष्य में लाल जो रुधिराणु है उनका जीवन काल जो है वो कितना होता है? ये भी मैंने आपको बताया था। कोशिश आप यहाँ पर करेंगे कि जितनी भी चीजें थ्योरी में पढ़ा चुके हैं सभी आपके यहाँ पर प्रश्नों के रूप में आप देख रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं 80, 90, 120 या फिर यहाँ पर दिन की जगह दिन ही लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर जो है वो 130 दिन। तो कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर 120 दिन जो है वो सही होगा। लाल जो रुधिराणु होते हैं इनकी अगर बात करें तो इनका जीवन काल लगभग 105 से 120 दिन तक का होता है। तो 120 आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगर बात करें श्वेत रक्त कणिकाओं का तो उनका जो जीवन काल होता है वो 2 से लगभग 5 दिन तक का जो है वो होता है। और यही क्वेश्चन एक बार आपका आया था जब ऑप्शन में आपको 13 से 20 दिन दिए गए थे, तो 13 से 20 दिन को भी जो है वो सही माना गया था। वहां पर 2 से 5 दिन वाकई नियर बाई कोई ऑप्शन ही जो है वो नहीं था। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। बाकी 2 से 5 दिन एक एवरेजिंग जो है इसका माना गया है। अच्छा, एक तो आपका आरबीसी होता है, एक आपका डब्ल्यूबीसी होता है और तीसरा क्या होता है? तीसरा आपका प्लेटलेट्स होता है। तो प्लेटलेट्स की अगर बात करें तो इनका जीवन काल जो है वो आपका लगभग 3 से 7 दिन तक का आपको देखने को मिलता है। मैंने तीनों के बारे में बताया था कि आरबीसी जो है ये अस्थिमज्जा में उत्पादित होती है, जो डब्ल्यूबीसी होती है ये लिम्फ नोड या प्लीहा आदि में उत्पादित होती है, और प्लेटलेट्स जो है ये अस्थि मज्जा में ही उत्पादित होती हैं। आरबीसी जो है ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है। डब्ल्यूबीसी जो है व्हाइट नामी है, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन इसकी कमी के कारण ये जो है वो रंगहीन हो जाता है। और जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स का जो रंग होता है वो पीला रंग का जो है वो होता है। आरबीसी जो है अगर इसकी कम संख्या हो जाए तो ये एनीमिया जो रोग होता है उसको जो है वो बताता है। और अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इनकी जो कम संख्या है तो वो ल्यूकोपेनिया जो है उसको संकेत देता है। ये सारी चीजें आपको मैं बता चुका हूँ पहले, फिर भी एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें रिवाइज होते रहें। और अगर तीसरे की बात करें यानी कि प्लेटलेट्स की बात करें, तो प्लेटलेट्स की अगर कम संख्या है तो असामान्य जो रक्त स्राव हो रहा है उसका जो है ये संकेत देता है। और अगर आरबीसी की बात करें कि अगर आप ऊंचाई पर बढ़ रहे हैं, ऊंचाई पर जो है इसका जो आरबीसी के नंबर होते हैं उस पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये संख्या बढ़ जाती है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो अधिक संख्या के बाद
वैसे उस पॉइंट को आखिरी वाले को कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूछा ही नहीं से जाता है। कभी कभी क्या होता है, ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना भी जो है वो सही नहीं होता है, कि जो चीज आपको मेन याद रखनी है आपको उस पर फोकस रखना है। तो यहाँ पर आंसर आपका 120 दिन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 11, कि मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं जो है वो होती हैं? 10, 12, 14 या 16? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। देखिए, आपको अगर सबसे पहले बेसिक डिवीजन पता होना चाहिए। कौन कौन सा? कि जो मानव शरीर है उसमें तंत्रिका तंत्र की बात करें तो दो भाग होते हैं। एक होता है आपका सीएनएस, जिसको हम कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और जो दूसरा होता है वो पीएनएस होता है, जिसको हम परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है वो कहते हैं। इस प्रकार से दो होते हैं। अब जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है इसमें भी दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका कपाल तंत्रिका तंत्र, और दूसरा जो होता है वो आपका होता है मेरु तंत्रिका तंत्र। तो यहाँ पर जो कपाल है उसके बारे में जो है वो पूछा गया है। ये आपको चीज क्लियर हुई। अब कपाल तंत्रिकाएं जो होती हैं ये मस्तिष्क से जो उत्पन्न युग्मित तंत्रिकाएं उसके रूप में जानी जाती हैं, और उन अंगों को आप कह सकते हैं नियंत्रित करते हैं, या जो भी अंग होते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न लक्षित अंगों की आपूर्ति का काम करते हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब जो प्रश्न में पूछा गया है कि मानव शरीर में कपाल तंत्रिका के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े जो है वो आपका होते हैं। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं और 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं जो है वो होती हैं। तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है, कि जरूरी नहीं कि कोई एक ही जो है वो पूछा जा सकता है। अच्छा, अगर एक क्रम से इन 12 जोड़ी की बात करें तो कौन कौन सी किस टाइप की होते हैं उससे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। तो जैसे आपका एक होती है घ्राण संबंधी, जो कि सूंघने से संबंधित होती है, उसका कार्य क्या होता है? सूंघने से संबंधित। दूसरी होती है दृष्टि संबंधित, जो कि दृष्टि से संबंधित। तीसरी होती है अक्षी प्रेरक, जो कि आंख को हिलाना, पुतली को नियंत्रित करना, इससे संबंधित होती है। चौथी होती है चतुर्थ कपाल तंत्रिका, जिसको हम कहते हैं आंख को हिलाने से संबंधित कार्य में आती है। पांचवी होती है त्रिपष्ठी तंत्रिका, जो कि चेहरे पर इंद्रिय ज्ञान से संबंधित होती है। छठी होती है आपकी अपवर्तनी, जो कि आंख को हिलाने से संबंधित होती है। छठी हो गई। सातवीं जो है होती है वो आपकी होती है मुख, जो कि चेहरे को हिलाने इन सभी से संबंधित होती है। आठवीं जो है वो आपकी श्रवण और शरीर संतुलन से संबंधित। नवीं जो है वो आपकी जीवा से संबंधित। 10वीं जो है आपकी हृदय गति और पाचन से संबंधित। 11वीं जो है वो गौड़ तंत्रिका, जिसको हम सिर को हिलाना वगैरह इसमें शामिल करते हैं। और लास्ट जो है वो अधोजीवा तंत्रिका, जो कि जीवा का हिलना जो है उससे संबंधित होती है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 12, कि कोशिका में इनमें से कौन सी पाचन थैली जो है वो कहलाती है? गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम? कौन सा इनमें से सही होगा? और जितने भी यहाँ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनको याद अवश्य कर लीजिएगा, ताकि हम आगे आपको कोई चीज समझाएं तो पिछली आप पढ़ चुके होंगे, तभी आगे की भी चीजें आपको समझ में आएंगी। और थ्योरी ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के इससे पहले वाली सभी क्लासेस देख लीजिएगा। बताइए कौन सा सही होगा, कि कोशिका में इनमें से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? आंसर की बात करते हैं तो लाइसोसोम आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। लाइसोसोम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जंतु कोशिका है उसके जो कोशिका द्रव है उसमें पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल थैलीनुमा जो अंग अणु होते हैं उनको हम लाइसोसोम कहते हैं। और इसको आत्महत्या की थैली जो है उसकी संज्ञा जो है वो दी जाती है आत्महत्या की थैली। इस पॉइंट को अवश्य ध्यान रखिएगा। अगर 10 ही क्वेश्चन आने हैं तो अगर कोई बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बनाने को एग्जामिनर चाहेगा तो ये पूछा जा सकता है। और क्यों कहा जाता है इसे आत्महत्या की थैली? तो जैसे भोजन की कमी हो गई तो उस समय क्या करता है जो लाइसोसोम है, ये साइटोप्लाज्म में जो स्थित प्रोटीन होता है, लिपिड होता है और कार्बोहाइड्रेट है, उसका पाचन का कार्य करता है, और कोशिका में जो है ये विखंडित हो जाता है। तो इस कारण से आप कहेंगे इसे आत्महत्या की थैली जो है वो कहा जाता है। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न 13, कि मूत्र का असामान्य घटक जो है वो कौन सा होता है? यूरिन होता है, क्रिएटिनाइन होता है, एल्ब्यूमिन होता है, या सोडियम होता है? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। और कोई भी चीज हम छोड़ नहीं रहे हैं। आपके साइंस के सुपर टेट के अकॉर्डिंग सारी चीजें हमने एक एक आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें कराई हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम थ्योरी में जो है वो ना कराए हो। जितना भी कोर्स में है उससे एक्स्ट्रा ही चीजें हैं, पर कोई चीज कमी नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं कि कौन सी बुक लें, कहाँ से बुक लें। कुछ सारी चीज़ें दी जा रही हैं, आप आसानी से याद रख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो मूत्र का जो असामान्य घटक होता है वो होता है आपका एल्बुमिन। तो ये आपका जो है सही होगा। मैंने बताया था स्वस्थ जो व्यक्ति है उसके मूत्र में लगभग 95% तक जो है वो जल होता है, और 5% जो है वो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है वो रहती है। अब इन्हीं जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें अगर बात करें
तो आपका जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, पोटेशियम ऑक्साइड हो गया, यही सारी चीजें जो है आपको देखने को मिलती हैं। और इसी में ही आप कहेंगे जो एल्बुमिन है ये आपका एक असामान्य घटक जो है वो होता है। अगला है आपका प्रश्न कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अभी तक हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चन और देखे और आपको मैंने पहले भी कहा है कि अब प्रश्न बनने का तरीका यही हो गया है कि आपसे रोग ना पूछ करके प्रभावित अंग से संबंधित पूछा जाता है। तो अगर आपसे मलेरिया पूछा जाए तो वो आरबीसी या तिल्ली को प्रभावित करता है। अगर आपसे हैजा पूछा जाए तो वो आंत को प्रभावित करता है और आंत में भी छोटी आंत को प्रभावित करता है। और अगर निमोनिया पूछा जाए तो बताइए कौन सा सही होगा? निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को जो है वो प्रभावित करता है? फेफड़े, क्लोम, यकृत या आंत? और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं टॉपिक वाइज के अंतर्गत, ये लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर इन चारों में से निमोनिया जो है आपका फेफड़े जो है इनको प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि निमोनिया जो है आपने देखा होगा जब कोरोना हुआ था तो जो लक्षण थे वो कहीं मिलते-जुलते थे। किससे संबंधित? निमोनिया से संबंधित। और निमोनिया भी आपका श्वसन से संबंधित रोग होता है, फेफड़ों को प्रभावित करता है। और जो कोरोना था उसमें भी क्या हो रहा था? सांस संबंधी दिक्कत हो रही थी, तो श्वसन से ही संबंधित रोग था। इसलिए जो निमोनिया में दी जाने वाली दवा थी, वही आपकी कोरोना में भी दी जा रही थी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न 15 है, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा जो है वो होती है? बताइए। 26 से 30, 55 से 60, 70 से 75, 80 से 85, कौन सा सही होगा? मैंने आपको बताया था मानव शरीर में जो प्लाज्मा है वो लगभग आपका 55 से 60% जो है, ये वाला परसेंटेज जो है इतना जो है वो होता है। और जो बाकी बचा, अगर 55 इधर ले लिया तो 45 बचा, और 45 से 40 जो परसेंट होता है, ये जो है वो रुधिर कणिकाएं जो है इसमें होती हैं। अगर प्लाज्मा की ही बात कर ली जाए तो प्लाज्मा जो है इसका लगभग 90% भाग जो है ये आपका जो है वो जल होता है। और बाकी जो शेष होता है उसकी अगर बात करें तो ये जो भाग होता है वो आपका 10% कीटोन जो है वो, और कीटोन नहीं, प्रोटीन और जो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उसके रूप में होता है। तो इस चीज को समझिए। अगर आपसे कहा जाए मानव रक्त में प्लाज्मा कितना परसेंट है तो 55 से 60%, बाकी बचा क्या होता है तो 45 से 40%, ये सभी आपका जो रुधिर कणिकाएं होती है वो होती हैं। और रुधिर कणिकाओं में ही हमने सारे टाइप्स आपको लाल रक्त कणिकाएं और सारी चीजें बताई थी। अब बाकी बात करें अगर प्लाज्मा के ही अंतर्गत, तो प्लाज्मा में अगर बात करें तो 90% तक आपका जल होता है। और बाकी जो 10% भाग होता है ये आपका प्रोटीन के रूप में, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के रूप में रहता है। 16 प्रश्न आपका है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल जो है वो बनाता है? आंत, यकृत, फेफड़ा, वृक्क? बताइए कौन सा सही होगा? यकृत आपका यहाँ पर ऑप्शन मैंने बताया था बिल्कुल सही होगा। यकृत क्या करता था? जो वसा है इसको तोड़ करके कोलेस्ट्रॉल जो है आपका ये बनाता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जो यकृत कोशिकाएं होती हैं वो नीले हरे रंग का पित्त रस स्रावण करती है, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और जो कोलेस्ट्रॉल है ये सभी आपके लवण जो है उसमें मौजूद रहते हैं। और यकृत आवश्यकता से अधिक शर्करा हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गया उसको ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो संचित करने का काम भी जो है वो करता है। और यकृत में ही आपका अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन ए हो गया, आपका डी हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, ये सब भी संचित जो है वो रहता है। अगला प्रश्न आपका 17 है कि हेपेटाइटिस बी जो कि यकृत को प्रभावित करता है वास्तव में एक क्या है? वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरियम है या फिर आपका हेलमिंथ है? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला ही यानी कि वायरस जो है वो आपका सही होगा। हेपेटाइटिस बी जो किसको प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। इस चीज को अवश्य ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है पर आपको यहाँ पर प्रश्न ही दे रखा है तो पता होना चाहिए। और ये किस प्रकार का रोग है? तो वायरस जनित रोग जो है वो होता है। और किससे फैलता है? तो हेपेटाइटिस नामक वायरस के संक्रमण से जो है वो फैलता है। और हेपेटाइटिस जो है इसके जो जीवाणु जीवाणु नहीं, विषाणु, वायरस को विषाणु कहते हैं। तो जो विषाणु होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और जी हो गया। और यहाँ पर प्रश्न में बी के संदर्भ में जो है वो पूछा गया था। तो इस प्रकार से आपके 6 टाइप के होते हैं। अब मनुष्य की बात करें तो सभी किस्म के जो विषाणु है मनुष्यों में देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें अगर बात करें तो ए की बात करें या फिर ई की बात करें तो ये दोनों ऐसे आपके आते हैं विषाणु में जिसमें जल के द्वारा, पानी दूषित
कह सकते हैं, ये डायरेक्ट कह सकते हैं पानी से जो है ये पैदा होते हैं, और विषाणु जो है थूक के जरिए, कोई खास रहा है उसके जरिए, इन सभी से जो है वो फैलते हैं। और बाकी जो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और जी हो गया, ये सब जो है वो रक्त के जरिए जो है वो आपके फैलते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक कौन से होते हैं मानव के लिए, तो जो बी और सी वाला है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि बी वाला तो आप देख ही रहे हैं यकृत को प्रभावित कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा बी और सी सबसे खतरनाक है। 18 प्रश्न आपका है कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे, मस्तिष्क के ऊपर, मस्तिष्क के अंदर या फिर मस्तिष्क के निकट, कहीं नहीं। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर पहला वाला ही ऑप्शन जो है मस्तिष्क के नीचे जो है वो सही होगा। पीयूष जो ग्रंथि होती है ये आपका मस्तिष्क के नीचे पाई जाती है, और ये जो है कपाल जो है उसकी स्फेनाइट हड्डी जो है उसमें एक गड्ढे में आप कह सकते हैं स्थित होती है। भार लगभग 0.69 m का होता है, और इसको एक नाम दिया जाता है जहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और वो नाम है मास्टर ग्रंथि। अगला देखते हैं आपका सेकंड लास्ट प्रश्न। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं, पीयूष ग्रंथि, थायराइड या फिर अग्नाशय या फिर अधिवृक्क, कौन सा सही होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य हो रहे हैं। आंसर की बात करते हैं तो आपका अग्नाशय जो है वो सही होगा। अग्नाशय ग्रंथि जो है मानव शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि जो है उसके अंतर्गत आती है, और ये बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की अगर बात करें तो दोनों की तरह ही जो है वो कार्य करती है। अगर अंतःस्रावी की बात करें तो अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और आपका ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन, ये दोनों आपके जो हार्मोन हैं ये, और बहिःस्रावी अगर भाग भाग की बात करें तो इससे जो है क्षारीय अग्नाशय रस, क्षारीय अग्नाशय रस, ये जो है वो निकलता है। क्षारीय अग्नाशय रस जो है वो निकलता है, और इसमें ही एंजाइम जो है वो होते हैं। तो इस प्रकार से आपका दोनों का काम जो है वो अग्नाशय जो है वो करती है। अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस बिल्कुल ना हो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करते रहिएगा। आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है ये आपको बताना है। एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन या फिर इंसुलिन, बताइए कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है ये आपका कैसा होता है, तो ये आपका पुल्लिंग या पुरुषों में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। पर अगर बात करें एस्ट्रोजन की, ए वाला ऑप्शन, यही आपका स्त्रीलिंग या महिलाओं में पाए जाने वाला प्राथमिक हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ये जो है महिलाओं में जो जनन अंग होते हैं उनके विकास और वृद्धि जो है उसके नियमन से संबंधित होते हैं। तो आपका एस्ट्रोजन जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं लास्ट में। सभी लोग आंसर अवश्य दिया करिए, सही गलत जो भी आपको आता है, कि मानव शरीर का रक्त बैंक जो है वो क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है प्लीहा, बी ऑप्शन है यकृत, सी ऑप्शन है हृदय और डी ऑप्शन है किडनी। अभी इसके प्रश्न यानी कि जो ये चैप्टर है इस पर बेस्ड जो प्रश्न है वो लास्ट अगली वाली क्लास में और होंगे। वैसे आज ही समाप्त होने वाले थे, पर अभी प्रश्न और अच्छे अच्छे हैं, तो हम अगली वाली क्लास में भी जो है वो प्रश्नों की प्रैक्टिस ही जो है वो करेंगे। तो आज के में इतना ही। सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।